Assalamualaikum everyone. So I have developed this. I'm trying to develop this course for first year mathematics फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स. हम इस कोर्स में ट्राई करेंगे कि हम सारे चैप्टर्स वन बाय वन कवर करें एंड वी आर नॉट जस्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल द चैप्टर बट बिफोर दैट we are going to be covering all the examples and all the concepts that are involved in those exercises so that you can have a better grasp on the exercise questions. So this we are starting with chapter 2 और जो बुक में फॉलो कर रही हूँ वो केपी के बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है क्योंकि फेडरल बोर्ड इस टाइम पे वही बुक फॉलो करे. तो फेडरल बोर्ड की बुक भी वही है सेम एंड केपी के बोर्ड की भी यही बुक है. एंड इन फैक्ट अगर कोई बंदा इन दोनों बोर्ड्स का नहीं है बट ही जस्ट वांट्स टू वॉच माय वीडियोस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स तो वो भी यहाँ से हो सकती है. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज दैट वी आर स्टडीइंग द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो इस चैप्टर में ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग बोथ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो दैट कम्स at a later stage in this chapter, but first thing that we need to know is what is a matrix. तो matrix basically बस एक number of members हैं जो कि आपके पास इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं. ठीक है, और ये जो members हैं इनको हम mathematically entry या elements of that particular matrix कह रहे होते हैं. ठीक है, or then you should know that what is a row and what is a column in a particular matrix. तो ये जो horizontal lines होती हैं they represent your rows and these vertical lines represent your columns. This is the most important thing that you must know. ठीक है कि रो क्या है और कॉलम क्या है. अगर यही नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता इस पूरे चैप्टर में आपसे. ठीक है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज योर रो और जो खड़ी हुई चीज है जो वर्टिकल लाइन है दैट इज योर कॉलम. तो ये हमेशा याद रखना है कि रो क्या है और कॉलम क्या है. रो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो है. ठीक है, और कॉलम क्या है, जो वर्टिकल लाइन है आपके पास दैट इज योर कॉलम. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को इन जनरल हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं m क्रॉस n से, where m gives you the number of rows in that particular matrix and n gives you the number of columns in that particular matrix. अब ये तो वैसे ही लिखा हुआ है m क्रॉस n, एक्चुअली ये कुछ ऐसे करके ऑर्डर लिखे होते हैं 2 क्रॉस 2. अब इस 2 क्रॉस 2 का क्या मतलब है कि 2 रोज होंगी, जिस मैट्रिक्स की बात हो रही है उसमें 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जिसे हम इन जनरल m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, where m is the number of rows and n is the number of columns of one particular matrix. एक और चीज जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकती है किसी को कि ये जो मैंने A11 लिखा हुआ है, A12 लिखा हुआ है, ये क्या है. So this is A11 and not A11. This basically represents the position of the entry. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा होता 2 तो वो किस पोजीशन पे होता, वो फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो. सिमिलर वे में ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है. राइट, तो ये जो एलिमेंट है या ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई कैन राइट A11. ठीक है, उसी तरह ये जो सेकेंड एंट्री है मेरी, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाली पोजीशन पे पड़ी हुई है, ये वाली एंट्रीज की बात कर रही हूँ. सो आई कैन से दैट दिस इज A12 एंड दिस इज A13. इसी तरह ये वाली जो एंट्री है ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाली पोजीशन पे पड़ी हुई है, तो इस वजह से हम लिखते हैं A32. इस पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं. अब ये जो एंट्री है दिस इज एट पोजीशन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसलिए हम लिखते हैं A33. ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, जिसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं उनको आप एंट्री या एलिमेंट कह रहे होते हो. फिर हमने देखा कि रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो, यानी कि ये रो है. कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि ये कॉलम है आपके पास. फिर आपने एक चीज और देखी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इन जनरल m क्रॉस n होता है, where m represents the number of rows and you know that rows are the number of horizontal lines and n represents the number of column where n is the number of vertical lines in a particular matrix. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम अगली चीज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, कि कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे. तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. Two matrices are equal when all the corresponding entries of the two matrices are equal, which means कि यहाँ पे अगर आप गौर करो
So two matrices are equal when all the corresponding entries of the matrices are equal. ठीक है, तो यहाँ पे you can clearly see कि मैट्रिक्स ए की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A11 पोजीशन पे एलिमेंट P है, और इसी तरह मैट्रिक्स बी की A11 पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे एलिमेंट P है। इसी तरह वहां पे A22 पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में S पड़ा हुआ है और A22 पोजीशन पे मैट्रिक्स बी में भी S पड़ा हुआ है, राइट। यू कैन सी दैट in the second row and second column the entry is S. Similar way में first row second कॉलम में एंट्री Q पड़ी हुई है और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में दोनों मैट्रिसेस में एंट्री R पड़ी हुई है। सो दैट मीन्स कि सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन दोनों मैट्रिसेस की सेम है, ठीक है। If there is 2 in matrix A at position 1 1, then there is 2 in matrix B at position 1 1 as well, and same goes for all the other positions. So as a result, you can conclude that the two matrices are equal. So in general, when are two matrices equal? The two matrices, any two matrices are equal if all the corresponding entries given in the two matrices are same, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, जो अगली चीज हम देखना चाह रहे हैं दैट इज योर रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें सिर्फ वन रो होती है, ठीक है, और वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। रो एक ही होगी और कॉलम जो है वो वेरिएबल होंगे। अब देखिए, हमने बात की थी कि इन जनरल हम ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n, राइट। लेकिन आई जस्ट स्टेटेड दैट इन अ रो मैट्रिक्स वी हैव ओनली वन रो, सो दिस m कैन बी रिप्लेस्ड विद वन, राइट। तो ऑर्डर आपके पास क्या बन जाता है, 1 क्रॉस n बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स वेरिएबल होंगे, वो n होंगे, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन जनरल हमने उसे n से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ रोज यू के फिक्स्ड है, दे आर ऑलवेज 1. So you must remember that for a row matrix, always the order is always 1 cross n. Why? Because the number of rows in a row matrix is always 1. So there are three different examples of a row matrix. First example में आप देख सकते हो, you have 1 row and 3 columns, ठीक है, लेकिन रो क्या है, एक है। सेकेंड में आप देख सकते हो 1 row and 2 columns, तो ऑर्डर हम कैसे लिखते थे, रो बाय कॉलम करके, m cross n. थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1 row and 1 column, so you can write 1 cross 1. So from here you can see that this 1 is constant in all three examples, and this number 3 to 1 is varying, it is changing. So this is represented by n and the constant is represented by 1. So for a row matrix, order is always 1 cross n. So what we have studied, that row matrix has only one row and variable number of columns, and the order of a row matrix is always 1 cross n, ठीक है। इससे पहले तो हमने बस इक्वल मैट्रिसेस की बात की, ठीक है। मूविंग ऑन, अब अगला जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं चीज, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, बिल्कुल रो मैट्रिक्स का उल्टा, राइट। It is opposite to row matrix. So in a column matrix, there is only one column and variable number of rows, ठीक है। So these are three examples now. Let's discuss them one by one. अब first example में आपको पता है horizontally rows होती हैं और vertically columns होते हैं, right? So you have 2 rows, 1 column. So you can write 2 cross 1. In the second example, you have 3 rows, 1 column, and in the third example, you have कैन सी ना कि 3 रोज बन रही हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन इज योर कॉलम, तो 1 कॉलम बन रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस 1 रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस 2 3 1 इज चेंजिंग, राइट। सो द नंबर ऑफ रोज आर चेंजिंग एंड कॉलम इज फिक्स्ड. So you can also write, in general, order of a column matrix is always m cross 1, since the number of columns will always be 1 and m, which shows the number of rows in a matrix, वो आपके पास varying है, तो इसलिए आप उसे m cross 1 लिख सकते हो column matrix के order को। तो row matrix में there is always one row, so the order is always yes 1 cross n, ठीक है। इसी तरह column matrix में आपके पास हमेशा एक कॉलम है, तो ऑर्डर इज ऑलवेज m क्रॉस 1, ठीक है, क्योंकि कॉलम फिक्स्ड है, कॉलम इज n, रो इज m, ठीक है, रो बाय कॉलम होता है, ऑर्डर m क्रॉस n. देन वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, अगर उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, तो आप कहते हो कि दिस गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे इसने ये एग्जाम्पल दी हुई है 4 3 7 1. अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज काउंट करो तो दे आर 2,
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 रोज है आपके पास और 2 ही कॉलम्स है, वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, तो आपके पास ऑर्डर क्या बन गया, 2 क्रॉस 2 बन गया। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी है कि इन जनरल ऑर्डर m क्रॉस n होता है, तो जो m की वैल्यू है वही n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी दूसरी एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो यू हैव 3 रोज राइट and you have 3 columns, so its order is 3 cross 3, and since the value of m is equal to the value of n, this is indeed a square matrix. In the third example, you have 1 row and 1 column, and the value of m is again equal to the value of n, so this is also a square matrix of order 1 cross 1. ठीक है, but if you give this matrix a look, तो यहाँ पे आपके पास number of rows कितनी है, 2, और number of columns कितने हैं, 1. तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 cross 1. So the number of rows are not equal to number of columns. So this given matrix is certainly not a square matrix. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो m की वैल्यू है वो n की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. नंबर ऑफ रोज must be equal to the number of columns. Only then you can say that a given matrix is a square matrix. Moving forward, अब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और चीज आ जाती है, दैट इज योर प्रिंसिपल डायगोनल और योर लीडिंग डायगोनल. तो जो एंट्री होती है A11, A22 एंड सो ऑन, मतलब ये वाली एंट्री A33, इस तरह की एंट्री से आपके पास बन जाता है एक लीडिंग डायगोनल. ठीक है, जिसे आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं. तो हम लोगों ने बात कर ली लीडिंग डायगोनल की. यहाँ पे लीडिंग डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि एक लीडिंग डायगोनल क्या होता है, कि जिसमें A11, A22 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंट्रीज आपके पास आती है, वो आपके पास प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल होता है. अब ये प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है. अभी आगे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, उसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, कि जो आपका लीडिंग डायगोनल है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या है. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल हो सकता है, A11, A22 एंट्रीज से कंप्लीट हो जाएगा वो वाला. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा तो उसमें A4 4 एंट्री तक आपका लीडिंग डायगोनल जाएगा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कोई भी अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक लीडिंग डायगोनल होता है जो कि हमेशा A11 एंट्री से स्टार्ट होता है. मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके पास अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया, अब दूसरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आ जाती है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती. मतलब कि एनी मैट्रिक्स दैट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एज वेल कि यहाँ पे आपके पास 3 रोज है राइट, 1 2 3 एंड 1 कॉलम है. सो ऑर्डर इज m क्रॉस n, मतलब पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हो आप, फिर कॉलम लिखते हो, रो बाय कॉलम. तो आपके पास 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है. तो अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल थी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की नहीं थी, ये वाली, दिस वाज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, इसी तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें 1 रो है, अगेन 2 कॉलम्स है, सो दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू n. इन द थर्ड एग्जांपल एज वेल यू हैव 2 rows and 1 column, so the order is 2 cross 1, and this is a rectangular matrix since the number of rows are not equal to the number of columns. So when is a matrix square matrix? When you can only call a matrix a square matrix when the number of rows is equal to the number of columns. और अगर equal नहीं होंगे तो फिर आप उसे automatically क्या कह दोगे, rectangular matrix कह दोगे. ठीक है, moving forward, अगली चीज अब आपके पास जो है, जो अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आप कहीं ना कहीं लीडिंग डायगोनल डिस्कस कर रहे होगे, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में डिस्कस किया था, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स इज डेफिनेटली अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब होता क्या है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स में, ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्रीज होंगी वो नॉन जीरो होंगी, और जो भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या एंट्रीज होंगी गिवन मैट्रिक्स के, दे आर ऑलवेज जीरो. ठीक है, अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि A11 पोजीशन से आपका लीडिंग डायगोनल शुरू होता था, सो दिस इज योर लीडिंग डायगोनल. लीडिंग डायगोनल हो गया नॉन जीरो,
and the entries other than the leading diagonal are 0. This was a matrix of order 2 by 2. तो अब देखो पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स। ओके इसी तरह ये आपके पास एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो दिस इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल्सो उस तरह से फिजिकली आपको एक डायगोनल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बट इट स्टिल इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सिर्फ एक है जो कि 2 है। ठीक है, इसी तरह यू कैन सी इन द थर्ड एग्जाम्पल एज वेल, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। सो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इट कैन ऑल्सो बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ओनली इफ ऑल द डायगोनल entries or all the leading diagonal entries are non-zero and the entries other than the leading diagonal are 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ये आपका लीडिंग डायगोनल है, ये आपके पास नॉन जीरो एंट्रीज है ए बी सी, और आप पूरे मैट्रिक्स की रेस्ट ऑफ द एंट्रीज देख सकते हो कि वो सब 0 है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड next we have scalar matrix. Now this is another type of a matrix, लेकिन again diagonal matrix भी आपके पास एक square matrix था। इसी तरह scalar matrix में भी आप leading diagonal या principal diagonal discuss करते हो, तो scalar matrix must also be a square matrix। तो पहली बात तो ये होगी कि जो भी scalar matrix है वो पहले तो square matrix होगा ही होगा, इसके साथ साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। फर्क क्या आएगा डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में कि जो लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज होंगी, लीडिंग डायगोनल जो कि A11 से स्टार्ट होता है, जो लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो स्केलर मैट्रिक्स के केस में सेम हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन a diagonal matrix and scalar matrix. Scalar matrix is also a diagonal matrix and it is also a square matrix. But the only difference between diagonal matrix and scalar matrix is that the diagonal entries of a scalar matrix are always same। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि diagonal entry 7 7 7 है एंड अगेन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है यहाँ पे साइड पे जैसे कि मेंशन्ड है। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि लीडिंग डायगोनल के अलावा दिस इज योर लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज आपके पास 0 है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब डायगोनल भी है स्क्वायर भी है तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि स्केलर भी हो। इज इट अ स्केलर मैट्रिक्स? यस, इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि आपके पास डायगोनल के सारे एंट्रीज सेम है, 7 आ रहे हैं तीनों जगह। ठीक है, तो इसलिए ये फिर स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट यू हैव यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि मैथमेटिक्स में यूनिट से मुराद यूजुअली 1 होती है। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, और अब स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में क्या फर्क है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्री थी वो कुछ भी हो सकती थी, 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकती थी, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्री लीडिंग डायगोनल की एंट्री होगी दैट विल ऑलवेज बी 1। तो दिस इज योर लीडिंग डायगोनल और इसमें एंट्री क्या है, दोनों जगह सेम है, तो स्केलर तो है ही लेकिन क्या है वो 1 है, तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपने बनाना हो तो इधर 7 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, तो फिर आप कहोगे कि दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट यू हैव जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो वो तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स आपके पास 0। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ नल मैट्रिक्स टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि अभी तक हमने स्केलर मैट्रिक्स जैसे डिस्कस किया, यूनिट मैट्रिक्स डिस्कस किया, डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस किया, तो सब में I was emphasizing on the fact कि they are all square matrix as well। लेकिन जो null matrix होता है उसका square होना जरूरी नहीं होता। The only condition for a null matrix is कि उसके सारे entries 0। तो ये आपके पास एक m cross n in general order होता है जिसमें which is row by column। तो first example में आप देख सकते हो कि number of rows 2 है और number of columns 1 है, vertical column होता है। तो 2 cross 1 order है, number of rows 2 है, number of columns 2 है, horizontal is your rows and vertically you have your columns, so order is 2 cross 2 in this particular example. The next important concept that we are discussing in today's lecture is transpose of a matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में से क्या मुराद है कि आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इट इज बेसिकली इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। ठीक है, अब आपके पास ट्रांसपोज जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ले सकते हो आप और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ऊपर मैं बात करती कि स्केलर सिर्फ मैट्रिक्स अगर कोई है तो वो हमेशा हमेशा
रो मैट्रिक्स ही होगा। लेकिन ट्रांसपोज के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी लिया जा सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी लिया जा सकता है। नाउ ट्रांसपोज इज बेसिकली इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। सो अब आप यहाँ पे करोगे क्या कि आप अपनी अप्रोच एक ही रखो, या आप ये रख लो कि आई विल ऑलवेज कन्वर्ट कॉलम्स टू रोज, या आप ये रख लो कि आई विल ऑलवेज कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे वी आर प्रोसीडिंग विद दिस अप्रोच कि हम हमेशा रो को ही कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वैसे कर दोनों सकते हैं, रोज को भी कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को भी रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, लेकिन टेक ओनली वन अप्रोच विद यू ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो जैसे आप कह लो कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन में कॉलम को ही रो में कन्वर्ट करूंगी, मैंने कह लिया कि हमेशा हर क्वेश्चन में आई विल कन्वर्ट रो टू कॉलम, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे ही आपने नोटिस किया कि 3 रोज है इसमें और 3 ही कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। और अगर क्वेश्चन में उसने कहा इसका ट्रांसपोज फाइंड करो तो यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट द रोज टू कॉलम्स और द कॉलम्स टू रोज, बट हमने क्योंकि अप्रोच पिक किया कि हमेशा हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। अब पहली रो यहाँ पे क्या थी 1 2 3, तो वो देखें ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया 1 2 3। फिर सेकंड रो पे क्या आ रहा था एलिमेंट्स 4 5 6, तो जो सेकंड रो के एलिमेंट्स थे वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या थे आपके पास 7 8 9, तो जो थर्ड रो थी वो भी आपके पास एक एंटायर कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसको आप लिखते भी ऐसे ही हो कि पहले आप 1 2 3 लिखोगे, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, इसी तरह, ठीक है। तो दिस इज A ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और इसको हम लिखते यूजुअली ऐसे हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है। और A ट्रांसपोज का जो सिंबल है इस तरह से, अगर आपके उस क्वेश्चन में कभी आए A ट्रांसपोज फाइंड करो तो उसने ये सिंबल बनाया होगा, तो मैंने साइड पे वैसे ही मेंशन कर दिया। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपने ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो यू ओनली हैड वन रो, आपने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल रो है, वर्टिकल कॉलम है, तो हॉरिजॉन्टल वाली एंट्रीज को आपने उठा के वर्टिकल वाली एंट्रीज में कन्वर्ट कर देना। इधर भी यही किया मैंने, देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल वाली एंट्रीज को उठा के मैंने वर्टिकल वाली एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस रो को उठाया और वर्टिकल वाली एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, फिर आखिर में मैंने इस रो को उठाया और वर्टिकल वाली एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कन्वर्जन ऑफ रोज टू कॉलम्स और वाइस वर्सा। मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास जो आती है, जो अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्दर आपके पास दो टाइप्स हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, क्योंकि इसमें भी हम लीडिंग डायगोनल को डिस्कस करेंगे। जिस भी मैट्रिक्स के टाइप में आप लीडिंग डायगोनल को या प्रिंसिपल डायगोनल को डिस्कस करो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। ये बात तो हमने अपने जहन में बिठा ली। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या होता था कि लीडिंग डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जीरो होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, तो दिस इज योर लीडिंग डायगोनल और इस लीडिंग डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज तो जीरो नहीं है। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मेरा, वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो द एंट्रीज अबव द लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो। in an upper triangular matrix the entries above the leading diagonal are non zero। तो देखो 2 4 7 लिखा हुआ है, जो भी एंट्रीज है लीडिंग डायगोनल के ऊपर वो नॉन जीरो है और जो भी एंट्रीज है इस लीडिंग डायगोनल के नीचे वो जीरो है। तो अपर ट्रायंगुलर था ना, क्योंकि तो ऊपर वाली एंट्रीज नॉन जीरो, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ऊपर वाली एंट्रीज लीडिंग डायगोनल के नॉन जीरो। लेकिन अगर इसी के साथ एक और टाइप आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी ये आ गए हम, दिस वाज अपर ट्रायंगुलर एंड देन यू हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो अगेन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस पे आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एप्लीकेबल है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो लीडिंग डायगोनल के नीचे लोअर वाली एंट्रीज है दे आर नॉन जीरो और जो लीडिंग डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज है वो जीरो होंगी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एंट्रीज जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर एंट्रीज है वो नॉन जीरो है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल के नीचे एंट्रीज है वो आपके पास नॉन जीरो है।
अब जरूरी नहीं है 3x3 ऑर्डर ही हो, 4x4 ऑर्डर का भी जो है वो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये उसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन की है ताकि आपको पता हो कि डिफरेंट ऑर्डर्स के लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 4x4 मैट्रिक्स की भी यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है ताकि आपको पता हो कि डिफरेंट ऑर्डर्स के हर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज योर लीडिंग डायगोनल और इसके नीचे वाली एंट्री सारी नॉन जीरो है और ऊपर वाली एंट्री सारी जीरो है। तो देखो लीडिंग डायगोनल के अलावा सारी एंट्री जीरो नहीं है, तो मतलब दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स बट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Triangular matrix is not a diagonal matrix, it is a square matrix and it has two further types, upper triangular matrix and lower triangular matrix, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरीली अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब होता क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हो। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, क्योंकि आई जस्ट मेंशन इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हो एंड दे शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, तो आप कहते हो कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जैसे ये मैट्रिक्स ए गिवन था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, यानी कि मैंने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो नंबर जो रोज गिवन थी उनको मैंने कॉलम्स में कन्वर्ट किया 1 by 1। 2 3 6 को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, 3 1 -5 को मैंने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया, इसी तरह थर्ड रो को 6 -5 4 को मैंने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। तो अब देखो दोनों इक्वल है और हम पढ़ चुके हैं ना इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो यस, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स ए इज इंडीड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ा कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स होना उसका जरूरी नहीं है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि उसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, कि दिस इज अ मैट्रिक्स ए, जब आप इसका ट्रांसपोज लो तो दे शुड बी इक्वल, इफ दे आर इक्वल देन यू कैन से कि गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगली चीज आपके पास आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक भी जो है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसका जरूरी है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरीली अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब होता क्या है कि द लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कि जो भी लीडिंग डायगोनल होगा वो आपके पास ऑलवेज जीरो होगा। अब आप बुक में नोटिस भी कर सकते हो या आप अपने क्वेश्चन के एंड पे पहुंच के चेक भी कर सकते हो कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया क्या गलत किया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप चेक कर लो कि जो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था मुझे उसमें क्या लीडिंग डायगोनल जीरो। तो अगर लीडिंग डायगोनल जीरो है तो फिर तो जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आना चाहिए। लेकिन अगर लीडिंग डायगोनल जीरो नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक या कुछ और ही होना चाहिए, फिर आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सो दिस इज अ गुड वे टू चेक योर आंसर एज वेल। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि कैसे पता चले हमें कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आपके पास ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे ये मैट्रिक्स गिवन था ए, इसका हमने ट्रांसपोज लेना उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को उठाया सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को उठाया और हमने उसे थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ट्राई टू प्रैक्टिस इट अलोंग, मतलब ये खुद करो, आप ट्रांसपोज लो एंड चेक कि आपका भी आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपके पास A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज और लीडिंग डायगोनल यहाँ पे देखो जीरो है, तो मुझे शुरू से ही पता चल रहा है कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अच्छा, और ये क्लियरली इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल होना जरूरी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसलिए ऊपर हमने ये बात मेंशन की थी। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे -2 था, 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के जो भी ओरिजिनल साइन था वो चेंज हो जाए। ये नहीं कि हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, इट सिंपली मीन्स कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाए हर एंट्री के साथ। ओरिजिनल मैट्रिक्स की हर एंट्री का ओरिजिनल साइन चेंज हो जाए, तो वो चेंज हो गया और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये 0 2 है, बस यहाँ -2 है, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। सो दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -a या ए शुड बी इक्वल टू -a ट्रांसपोज। अगली जो चीज है दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
तो पहली बात जो इसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ उस वक्त परफॉर्म की जा सकती है अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब जैसे ये दो मैट्रिसेस गिवन थे, ठीक है, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल है। अब इसमें आप पहले चेक करो कि क्या इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, तो अब चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि पहले मैट्रिक्स का n देखना है, कॉलम देखना है। तो कितने कॉलम से पहले मैट्रिक्स में, 3। ऑर्डर से भी आप देख सकते हो और ऊपर डायरेक्टली मैट्रिक्स से भी देख सकते हो। और दूसरे मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया था, m देखना है, यानी कि रोज देखनी है। तो मैट्रिक्स बी के अंदर कितनी रोज है, 3, ठीक है, या उसका m क्या है, 3। सो दीज आर इक्वल, ठीक है, मतलब जो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। सो दिस इज सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले ये चेक करना है, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जाना, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ए बी फाइंड करना, तो पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर बी मैट्रिक्स लिख दिया। और इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए बी फाइंड करना थी, आपने पहले मैट्रिक्स ए लेके चलो। अगर बी ए फाइंड करना होता तो फिर पहला मैट्रिक्स आपका बी बन जाता। खैर, फिर मल्टीप्लाई अब कैसे करना है, ओके, दिस इज द क्रूशियल पार्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक एक रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट रो सबसे पहले हम उठाएंगे और इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, और जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ पहले पहली रो को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड रो पे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने उठाया और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बीच में हमेशा प्लस आता है, हर जगह पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपने सेकेंड एलिमेंट उठाया 1 और उसे फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उठाया और उसे फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट यू डूइंग हियर इज यू मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। और आपको पता है A11 पोजीशन यही बनती है, तो इसका आंसर आप मैट्रिक्स की इसी पोजीशन पे लिखोगे, क्योंकि दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर A11 पोजीशन, राइट। ये आपके पास A11 पोजीशन है, तो आप इसका आंसर यहीं पे लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, आप फर्स्ट रो उठाओगे और उसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट को फर्स्ट रो की, तीसरे एलिमेंट से सेकंड कॉलम की, ठीक है। और इसका आंसर अब आप कहाँ लिखोगे, A12 कौन सी पोजीशन बनती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बनती है, राइट। तो आप इधर ही इसका आंसर लिखोगे, ये जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप सेकंड रो को उठाओगे और उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह ये सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये थर्ड इससे मल्टीप्लाई हो गया विद एडिशन साइन इन बिटवीन। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड रो को उठाओगे और उसे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, राइट, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया विद एडिशन साइन इन बिटवीन। तो किया क्या है, आपने एक रो को उठाया, उसे सारे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को उठाया और उसे दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया। इधर से आपको आंसर मिल गया, आपने इसे फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, समझ आ गया ना आपको कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की क्योंकि पोजीशन ये बनती है तो आंसर यहाँ लिखना है। इसी तरह सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, इसी तरह सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते अगर होता तो। एक रो को पिक करें और उसे सारे कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें दूसरे मैट्रिक्स की, फिर दूसरी रो को पिक करें और उसे सारे कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की। ये सब करने से पहले चेक कर लें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। अगली चीज जो एक मेंशन थी बुक में आपकी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो सिर्फ एडिशन पे वैलिड होती है, मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स आप जो है वो अगर डिफरेंट ऑर्डर्स की करोगे तो वो डिफरेंट आंसर ही देगा, लेकिन एडिशन तो सिर्फ सेम ऑर्डर की हो सकती है, तो इसलिए उस पर वो वैलिड है। और मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस पे भी हो सकती है ना, अगर कॉलम्स रोज के इक्वल हो तो। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इनवैलिड एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन, व्हिच मींस दैट a plus b is equal to b plus a but ab is not equal to ba। अगली चीज जो है वो आपकी बुक की एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसमें वो कह रहा था कि प्रूफ करके दें a plus b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये पावर में लिखा हुआ था।
अब आपने अगर ये चीज प्रूव करनी है और ये प्रूव हो भी जाती है आपसे, तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस एज वेल, कि आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए चैप्टर के एंड तक, बल्कि लाइफ टाइम के लिए, कि यस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू इन एवरी केस, जो मर्जी ऑर्डर हो मैट्रिसेस का, ठीक है। अब आप वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस में यूजुअली क्या करते हो, यू पिक वन साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, उसको पहले आपने सॉल्व करना शुरू किया। तो पहले आपने क्या करना है, आपने ए प्लस, क्योंकि लिखा हुआ है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो फर्स्ट स्टेप विल बी ए प्लस बी फाइंड करना, फिर उसका आपने होल ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो आपने ए प्लस बी फाइंड किया, उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया और आंसर लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का, तो एडिशन हो सकती है। फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया आपने, ट्रांसपोज आपने बेसिकली कैसे लिया, बाय कन्वर्टिंग रोज टू कॉलम, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट रो थी 5 7, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या करना था, आपने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो पहले आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, यानी आपने पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपने दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपने थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो मैट्रिक्स बी गिवन था उसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि आपने मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, और मैट्रिक्स बी की थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने इनको ऐड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है, कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देख लेते हैं एक दफा लेफ्ट हैंड साइड की आई थी, ये आई थी 5 3 6 7 3 4, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई है, तो इसलिए हमने लिख दिया हेंस वेरीफाइड। So now we know that in any case order कुछ भी हो, A plus B whole transpose is always going to be equal to A transpose plus B transpose. Moving forward, ये अगली एग्जाम्पल 2 है आपके बुक की। इसमें आपने प्रूफ करना था, ये दो मैट्रिसेस गिवन थे आपको, कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड करने के पहले कोशिश करें, तो उसमें सबसे पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने ये लिख दिया 3 क्रॉस 1, 3 रोज 1 कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 बन रहा था। तो ये इस पहले मैट्रिक्स का n यानी कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के m यानी रोज के बराबर है, तो यस दिस इज सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपने ए बी करना था, तो मैट्रिक्स ए पहले लिख दिया, मैट्रिक्स बी बाद में लिख लिया। फिर आपने वही मेथड फॉलो किया कि पहली रो को पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A11 पोजीशन पे लिख देना है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A12 पोजीशन पे लिख देना है। फिर पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A13 पोजीशन पे लिख देना है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A21 पोजीशन पे लिख देना है। सिमिलर वे में आपने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A22 पोजीशन पे लिख देना है। इसी तरह सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर A23 पोजीशन पे लिख देना है। फिर आप थर्ड रो पे प्रोसीड करके थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर A31 पोजीशन पे लिख दिया। थर्ड रो को थर्ड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर A32 पोजीशन पे लिख दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आपने A33 पोजीशन पे लिख दिया, राइट। फाइनली आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये ए बी का आंसर है। अब आपने इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो हम इधर आ गए, ये ए बी का आंसर था। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए क्या किया है, रोज को 1 बाय 1 कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड क्या थी, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। राइट हैंड साइड वाज सॉरी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज थी राइट हैंड साइड, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज थी राइट हैंड साइड। तो आपने दोबारा से ए मैट्रिक्स लिख दिया जो गिवन था क्वेश्चन में, और बी मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। फिर आपने देखना है कि ऑर्डर दोनों का लिख दिया, ठीक है। फिर आपने देखना है कि पहले मैट्रिक्स का, इस केस में पहला मैट्रिक्स कौन सा है, बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स बी है, तो पहले मैट्रिक्स का n1 शुड बी इक्वल टू m ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो कि a है इस केस में। तो 1 1 के क्योंकि इक्वल है तो सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो पहले मैंने बी ट्रांसपोज लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
कि इक्वल प्रूफ करना था क्वेश्चन में। फिर मैंने ए ट्रांसपोज लिखा। फिर हमने फाइनली इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो मल्टीप्लिकेशन अगेन अब हमें पता है सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, हो सकती है, बस वो मेथड अप्लाई करना है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और आंसर A1 1 पोजीशन पे लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और आंसर A1 2 पोजीशन पे लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और आंसर A1 3 पोजीशन पे लिख दिया। सिमिलर वे में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर उन पर्टिकुलर पोजीशंस पे लिख दिए। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर A1 3 पोजीशन पे, A3 1 पोजीशन पे, A3 2 पोजीशन पे और A3 3 पोजीशन पे आपने लिख दिया। ठीक है, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास ये आंसर आ रहा था। ठीक है, 2 - 4 - 6 1 - 2 - 3 4 - 8 - 12। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये आई थी और जो राइट हैंड साइड है वो ये आई है। दे आर सिमिलर, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच इफ यू वॉच दिस वीडियो until the end and I hope कि आपको चीज़ें समझ आई हो। And if you have any queries, do ask them in the comment section. And other than that, I would like to say do subscribe to my channel and like this video as well if you enjoyed it. And that's it. Thank you. Allah Hafiz.